भाई अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, देखिए सवाल को और बताइए मुझे कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यानी कि PQRSTU और एक दीवार पर, अच्छा और के बाद भी तो कोई आएगा, और के बाद यहाँ पर साथियों V आना चाहिए। ठीक है, PQRSTUV एक दीवार पर एक पंक्ति में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि एक दीवार है, दीवार ऐसे ही तो होगी। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, इन सब का मुंह पता किधर है, पश्चिम की तरफ है। इन सब का मुंह साथियों पश्चिम की तरफ है। चलिए, और कहने के आर जो है ना ये एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। आर जो है ना ये एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आर यहाँ पर बैठा है तो एस कहाँ पर बैठेगा साथियों, एस यहाँ पर बैठेगा। एस के ठीक बाईं ओर बैठा है आर। कहने के क्यू दोनों सिरों में से किसी एक सिरे पर, अब क्यू को एक काम करो कहीं पर बैठा दो, या तो यहाँ पर बैठा दो इस सिरे पर, या इस सिरे पर बैठा दो। तो मान लीजिए हमने क्यू को यहाँ पर बैठा दिया। अब अगर गलत होगा तो हम यहां पर बैठा लेंगे इसको कट करके। कहने के और टी उसके बगल में बैठा है, यानी कि क्यू के बगल में टी बैठा है तो क्यू के बगल में टी बैठ गया। कहने के टी और यू के बीच में बैठा हुआ है वी, तो टी और यू के बीच में बैठा है साथियों वी। इतनी बात क्लियर है। कहने के इस उत्तरी सिरे से 5वें स्थान पर बैठा है। उत्तरी सिरा ये हुआ, इसके 5वें स्थान से यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि एस यहाँ पर बैठा हुआ है। कहने के उन व्यक्तियों में से कौन पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, तो साथियों 7 लोग हैं ना, तो चौथा देख लो 1 2 3 4, यानी कि यू सबसे मध्य में बैठा है। तो यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कहो यहाँ पर कौन आएंगे, तो मैं कहूंगा अभी ऊपर वाले हमने सॉल्व नहीं किए हैं, वो करोगे तो इसका भी यहां पर भी मालूम पड़ जाएगा आपको कौन आएगा। लेकिन आंसर जो पूछा जा रहा था वो हमको साथियों मिल चुका है, तो वही आपका क्या हो जाएगा साथियों, वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है। अब आपको यहां पर बताना है साथियों कि TONGUE से PUHOFV बनाया जाता है, तो MASTER से साथियों क्या बनाया जा सकता है मुझे बताइए। देखिए अगर इसको हम लोग लिखें ऐसे करके TONGUE ऐसे करके लिखे, और इसको साथियों इसके नीचे लिख लें PUHOFV, तो अब आपको बताने कैसे यहाँ पर क्या होगा। देखिए आप बहुत आराम से यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि ये O है ना, O के बाद P आता है और T के बाद U आता है। उसी प्रकार G के बाद H आता है और N के बाद O आता है, E के बाद F आता है और U के बाद V आता है। तो यहाँ पर भी यही चीज होगी। देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें, ए के बाद बी आता है तो बी आ जाएगा, एम के बाद एन आ जाता है। तो बी एन कहां पर लिखा हुआ, बी एन सिर्फ साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए भाई अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है। इस सवाल को देखिए, ये नंबर सीरीज वाला सवाल है और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यानी कि 7 आ गया, उसके बाद 14 आ गया, उसके बाद 17 आ गया, उसके बाद 68 आ गया और उसके बाद 73 आ गया। आपको बताने के उसके बाद कौन सा नंबर आ सकता है बताइए। देखिए ये तो सिंपल सा है भाई, 7 की गुणा 2 से कर देंगे 14 आ जाएगा। अब 14 में साथियों हमने 3 जोड़ दिया, 17 आ गया। 17 की गुणा साथियों 4 से कर देंगे, 17 चौक 68 होता है। फिर 68 से ये 73 जो हुआ, इसमें साथियों 5 जोड़ दिया गया है। अब देखिए 2 से गुणा किया, 4 से गुणा किया, तो अब जाहिर सी बात है 6 से गुणा करेंगे, यानी कि 73 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 6 7 42 और 1 43, यानी कि 438 यहाँ पर आ जाएगा। क्या 438 ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल 438 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ये भी सवाल साथियों काफी अच्छा है। ठीक है, इसमें आपको बताने कि आखिर इसमें कौन सा रूल लगा है, कौन सा इसमें लॉजिक लगा है। वही लॉजिक आपको देखना है कि किस ऑप्शन में लगा है, मुझे बताइए। देखिए 9 45 10, इसमें क्या लॉजिक लगा है। अगर हम साथियों बात करें इन दोनों की आपस में गुणा करा दें तो कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। इस 90 का आधा कितना होता है, 45 होता है। तो क्या यही रूल यहाँ पर लगा हुआ है। अगर हम इन दोनों की गुणा करा देंगे तो क्या 150 आ जाएगा, जो कि 75 इसका है साथियों, नहीं। ठीक है, 18 अट्ठे अगर बात करते साथियों 18 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो 18 अट्ठे की अगर बात करें 8 2 64 हो जाएगा, आटे कमाटा 144 हो जाएगा। तो 144 का क्या आधा 72 होता है? मैं कहूंगा बिल्कुल आधा ही 72 होता है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि जो लॉजिक आपका यहाँ पर लगा था वही लॉजिक ऑप्शन नंबर बी वाले में लगा हुआ है। चलिए भाई 55वें नंबर का सवाल देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर है। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने के भाई 7 दोस्त हैं,
हैं STUVWXY, एक वृत्त के इर्द गिर्द वृत्त की ओर पीठ करके बैठे हैं। यानी कि अभी तक जो सवाल आपसे पूछे जाते थे वो ये पूछे जाते थे कि सभी का मुंह वृत्त के केंद्र की तरफ है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वृत्त के सभी लोगों का मुंह वृत्त के अपोजिट तरफ है, यानी कि केंद्र की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ है, यानी कि वृत्त की पीठ करके बैठे हुए, यानी कि सबका मुंह इस तरफ है, ऐसे करके है, सबका मुंह ऐसे करके। ठीक है, चलिए तो 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। कहने के Y और V के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। कहने के V के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है W। ठीक है भैया, तो V मान लीजिए कहां पर बैठा, बना ले, कहीं पर भी बना लो साथियों, यहां पर बना लो। V के दाईं ओर साथियों कौन बैठा है? अब देखिए V का दायां किधर होगा, V का दायां इधर हो जाएगा, यानी कि W इधर बैठा है। V के दाएं ठीक बगल में W बैठा है। Y और X के बीच में U बैठा हुआ है। Y और X के बीच में U बैठा हुआ है। कहने के T जो है ना, T के W या Y के बगल में नहीं है, और कहने के S जो है ना, ये W के बगल में बैठा है, तो S साथियों यहाँ पर बैठेगा, W के बगल में यहाँ पर बैठेगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि इसको पढ़ लीजिए शुरू से। कह रहे कि Y और V के बीच में 3 व्यक्ति बैठे, यानी कि V और Y 1 2 3, यानी कि Y आपका यहाँ पर बैठेगा। कहने के V और Y के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 हो गए। उसके बाद कह रहे कि V के दाईं ओर ठीक बगल में W है, V के दाईं ओर ठीक बगल में W है। ठीक है, कहने Y और X के बीच में U है, Y और X के बीच में U है। ठीक है, ये भी हो गया। अब बचा कौन साथियों? अब आपका T बचा, तो T आपका यहां पर आ जाएगा। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि V और X के बीच में कौन है, यानी कि V और X, तो V और X के बीच में कौन है? मैं कहूंगा साथियों T है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर A के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। अब आपको यहां पर बताना है कि सबसे असंगत कौन सा है। चलिए, असंगत की अगर बात करें, यानी कि सबसे विषम आपको यहाँ पर कौन सा लग रहा है? देखिए K होता है 11 पर, N होता है 14 पर, 3 बड़ा, N से Q हुआ 3 बड़ा, Q से T हुआ 3 बड़ा, T से W हुआ 3 बड़ा, तो इसमें 3 वाला लॉजिक लग रहा है। P 16 पर होता है, S 19 पर होता है, 3 बड़ा, यहाँ भी 3 बड़ा, यहाँ भी 3 बड़ा, यहाँ भी 3 बड़ा। ठीक है ना। उसके बाद इसकी अगर बात करें, ये 3 से, यानी कि ये 3 पर होता है, ये 7 होगी, इसमें तो साथियों 4 बढ़ गया एकदम। तो लॉजिक अलग इसमें लगा हुआ है, इसमें अलग लगा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, इसमें मेरे हिसाब से साथियों सब 3 ही बढ़ रहा है। चलिए भाई, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देख लीजिए और बता दीजिए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। कह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि अब आपको बताने सबसे पहले कौन सा आ जाएगा। RO यहाँ पर RE लिखा है, तो RE वाले पहले आएंगे। RES REP REC वाला साथियों पहले आ जाएगा, इनके 5 सबसे पहले आ जाएगा। और इसमें से साथियों P 16 पर होता है, S 19 पर होता है, तो J पहले आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। और फिर क्या पहले आ जाएगा साथियों? T 20 पर, S 19 पर, फिर 2, फिर 1 आ जाएगा। यानी 543 21 कहां पर लिखा हुआ है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए रीजनिंग की अगर बात करें, देखिए इस टाइप के अगर आप क्वेश्चंस कर ले रहे हो, तो मेरा मानना है कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया आपने अपने एग्जाम हॉल में, तो मेरा मानना है कि रीजनिंग के सभी क्वेश्चन बहुत आराम से उड़ा डालोगे आप। ठीक है, बहुत आराम से साथियों सभी के सभी क्वेश्चन आप उड़ा डालोगे। आप अपने मनोमस्तिष्क को साथियों थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बच्चा घबरा जाता है एग्जाम हॉल में जाके। क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन वही क्वेश्चन उसको कठिन लगने लगता है। क्यों कठिन लगने लगता है? क्योंकि वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, घबरा सा जाता है। तो आपको साथियों घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर, अब इस सवाल को देखिए, NOSE से बना है ENOS, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो NOSE में लेटर लिखे हुए ना, वही लेटर साथियों ENOS में है। सिर्फ फर्क क्या है? फर्क साथियों इतना है, देखिए यहां पर अगर बात करें NOSE मैंने लिखा, और यहां पर साथियों ENOS मैंने लिख दिया, तो कैसे क्या हुआ है? देखिए ये N यहां पर आ गया, ये O यहां पर आ गया, ये S यहां पर आ गया, बचा E तो यहां पर आ जाएगा। उसी प्रकार साथियों आपको प्राउड को लिखना है, ठीक है ना। किसको लिखना है साथियों? प्राउड को लिखना है। देखिए P हो गया, R हो गया, O हो गया, U हो गया, D हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 1 2 3 4 5। अब अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर अगर बात करें, सबसे अंत वाला पहले आ जाएगा, तो सबसे अंत वाला साथियों पहले आ गया, ठीक है। उसके बाद साथियों आपका क्या आ जाएगा? उसके बाद साथियों ये वाला आपका आ जाएगा, ठीक है। ये वाला P यहां पर आ जाएगा, ये R आ जाएगा, ये O आ जाएगा, ये U आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि ऐसा कहां पर साथियों लिखा हुआ है, मुझे बताइए।
तो ऐसा तो साथियों किसी ऑप्शन में नहीं लग रहा है। तो क्या ये लॉजिक नहीं लगा है जो मैंने लॉजिक यहाँ पर खोजा है? तो साथियों हो सकता है ये लॉजिक ना लगाओ। दूसरा लॉजिक एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा को लॉजिक की अगर साथियों बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो NOAC लिखे ना, यहाँ पर एक क्रम से लिखे, जिसके सबसे पहले अल्फाबेट में आता है E, फिर N, फिर O, फिर S। इसमें सबसे पहले क्या आता है साथियों? इसमें सबसे पहले D आता है, उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद साथियों O आ जाएगा ना, बिल्कुल, उसके बाद O आ जाएगा और उसके बाद साथियों ये P आ जाएगा, उसके बाद R आ जाएगा, उसके बाद U आ जाएगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों? देखिए DOPRU ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। आपको पता है साथियों यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ध्यान से आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन को साथियों देखना है। चलिए अब देखिए, अगर बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि एक कागज का ये टुकड़ा है, इसको आधे से फोल्ड किया जाता है, फिर इसको आधे से यहाँ फोल्ड किया जाता है, फिर आधे से फोल्ड किया जाता है, यानी कि अब आपके पास एक ऐसा टुकड़ा आ चुका है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया जाता है और यहाँ पर एक चौकोर सा बनाया जाता है। अब कह रहे हैं जब इसको ओपन करेंगे तो साथियों ये मैंने ओपन कर दिया, तो अब यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे करके और यहाँ पर एक चौकोर बन जाएगा। अब ये वाला पार्ट से जब साथियों खुलेगा ऐसे करके, जब ये वाला साथियों पार्ट खुलेगा तो मैं कहूंगा यहाँ पर भी एक ऐसा ही ट्रायंगल होगा। कैसा? यहां पर भी साथियों एक ऐसा ट्रायंगल होगा। कैसा? यहां पर एक आपका ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है ना, यहां पर आपका एक ट्रायंगल आ जाएगा। और अगर बात करें, एक सेकेंड, हाँ देखिए ये जो एक सेकेंड जो ये ट्रायंगल है ना, एक सेकंड देखिए, ये जो ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा और एक ट्रायंगल साथियों यहाँ पर बनेगा। ये चीज यहाँ पर आ जाएंगी, ये चीज साथियों यहाँ पर आ जाएंगी। तो अब आपको बताने कि ऐसा कहाँ पर है। देखिए इसमें अगर बात करें, इसमें तो सिर्फ एक ही एक है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, देखिए जरा, अच्छा ये और ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, ये हो सकता है, ये लग रहा है। अब देखिए अब सेम टू सेम साथियों इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, सेम टू सेम साथियों इसमें भी ऐसा ही हो जाएगा। यानी कि यहाँ से साथियों एक लाइनिंग आएगी, यहां से एक साथियों लाइनिंग आएगी और उस लाइनिंग की अगर बात करें, यहां पर आपका कैसे बन जाएगा, एक ऐसे करके ट्रायंगल बन जाएगा। नोक इधर के लिए रहेगी, उसी प्रकार इधर के लिए, और साथियों यहां पर रहेगी, यहां पर ये हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। तो अब आपको बताना है साथियों ऐसा कहां पर आपको लग रहा है, मुझे बताइए। देखिए मैंने ये जो ट्रायंगल है ना, इसका मुंह नीचे की तरफ है, इसका मुंह ऊपर की तरफ है, लेकिन इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है। तो मैं कहूंगा ये आपका सबसे सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। तो अब आपके सामने साथियों मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों? मैथ के क्वेश्चन अब आपके सामने से गुजरेंगे और सिर्फ 10 क्वेश्चन ही हमने यहां पर लिए हैं। कहने के A B C, ठीक है, 3 संख्याएं हैं। क्या है साथियों? A B C जो है ना, ये 3 संख्याएं, उसके बाद लिखा हुआ है A B C। अच्छा C यहां पर फिर से आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, C कट हो गया। A B C 3 संख्याएं हो गए, A और B की संख्या है। अच्छा A और B, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि A B C 3 संख्याएं हैं, ठीक है ना, A B C 3 संख्याएं। और उसके बाद लिखा हुआ A जो है ना, A ये B से 48% कम है। तो और अच्छा यहाँ पर C भी है, तो हम मान लेते हैं साथियों ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। कह रहे कि A B से 48% कम है, तो अगर B 100 है तो मैं कहूंगा A को कितना होना चाहिए? A को 52 होना चाहिए। ये बात बिल्कुल क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद कह रहे हैं कि साथियों, यानी कि और अच्छा ये A और ये B यहां पर आ गया। अब मैं समझ गया। देखिए पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि A B से 48% कम है, A B से 48% कम है और A और B के योग का, अब यहां पर अगर बात करें ना साथियों, A और B के योग का 20% कौन है? ये C है, ये C है। यानी कि A और B के योग का, तो मैं कहूंगा A और B का योग कर देंगे, 152 आ जाएगा। इससे 20% अधिक है, यानी कि इसका 120% होगा। ये क्या हो गया? ये आपका C हो गया। यानी कि ये A है, ये B है और ये C है। कैसे C बना है ये मैंने आपको बता दिया, 20 छंग 20 पंजे। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और कैलकुलेट करें, कर लेते हैं। 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 तिया क्या हो गया साथियों? 15 हो गया आपका। और अब अगर यहाँ पर साथियों बात करें, 0 बढ़ाएंगे, 2 बचा है ना, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ पर आपका साथियों 20 चौक आ जाएगा। 20 चौक आपका 20 हो गया। अब 30.4 की गुणा 6 से हो जाएगी, 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 182.4। क्या? अगर A 182.4, अगर A
52 है, बी 100 है, तो सी कितना निकला है 182.4 निकला है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि बी यानी कि ये बी सी से कितने प्रतिशत कम है। तो मैं कहूंगा बी सी से कितने प्रतिशत कम है, 82.4% कम है। तो 82.4% कम है, लेकिन इसको प्रतिशत में आपको बदलना है। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से साथियों गुणा कर लेंगे और नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा 182.4 ये नीचे आ जाएगा। अब थोड़ी सी जगह चाहिए है, इसलिए इसको साथियों इरेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। इरेज कर दिया मैंने। चलिए अब उसके बाद देखिए, अब इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। आपके सामने क्या हो गया, अब 2 से कट कर लीजिए साथियों। देखिए 2 नीम 18, 2 एकम 2 दूना 2 चौक 2 एकम 2 दूना 0 का 0 आ गया। फिर से 2 से अगर कट करें तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 हो गया। इसको 2 से कट करें 2 दूना 4, 2 छंग 12, 0 0 हो गया। फिर से 2 से कट करें 2 दूना 2 अट्ठे 16 हो गया। 2 एकम 10 0, यहाँ पर 300 आ गया। फिर से अगर कट करें साथियों देखिए इतना आ गया और ये कितना आ जाएगा 2 पंजे और ये कितना आ जाएगा 15 यानी कि ये आ गया। ठीक है, अब 51 50 आ गया है और 114 आ गया है। फिर से कट हो सकता है 2 से, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे इतना हो जाएगा। तो अब साथियों इसको एक काम करिए, अब साथियों इसको ऐसे करके करा लीजिए 2500 2575 2575 और 2575 और साथियों 57। क्या ठीक है, इतने बात के लिए यानी कि अगर साथियों यहाँ पर यहाँ तक आपकी समझ में आ गया है तो मैं कहूँगा अब इससे के अलावा साथियों और कोई बहुत तगड़ी बात नहीं है इसमें समझने वाली। ठीक है ना, चलिए इसके अलावा साथियों इसमें कोई तगड़ी बात नहीं है समझने वाली। तो इसको अगर कट करें ये 57 है साथियों, ये 257 है। तो अगर 57 की गुणा हम साथियों किससे करें, क्या 57 की गुणा अगर हम साथियों मान लीजिए 4 से करते हैं, 57 गुणा 4 तो 228 आ जाएगा। 228 आ गया, 57 4 ये कितना है साथियों, ये 17 हो जाएगा। ठीक है, अभी 257 ये 28 है, 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा, ये 24 हो जाएगा 2 बचेगा, यानी कि जो 5 था वो साथियों 5 मैंने उतार लिया। अब अगर साथियों 57 की गुणा किससे करे, ठीक है ना, अब 57 की गुणा किससे करें, अब अगर मान लीजिए 5 से करें तो 285 हो जाएगा। ठीक है, 285 हो गया, कितना बचा साथियों 10 बचा। तो मैं कहूंगा 45 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा और 45 पॉइंट करके सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये समझ में आया साथियों, ये कॉन्सेप्ट बहुत शानदार था। मेरा मानना है कि आपकी समझ में आया होगा। सवाल के अगर 2 से 3 बार एक बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल का समय आपका बहुत ज्यादा घट जाएगा, यानी कि अगर जितना डबल अगर आपको समय लगा है तो आधा समय आपको साथियों लगने लगेगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि रमेश और उसकी पत्नी की आयु क्रमशः 40 और 36 है, यानी कि रमेश की उम्र अगर 40 वर्ष है तो उसकी वाइफ की उम्र कितनी है, 36 वर्ष है। यानी कि उनके 2 बेटे हैं और 1 बेटियां हैं। ठीक है, इनकी औसत आयु 13। देखिए अगर साथियों कहने के 2 बेटे हैं 3 बेटी यानी कि 3 लोग हैं और 3 लोगों की आयु अगर 13 वर्ष है तो मैं कहूंगा इन तीनों का योग कितना होगा बच्चे लोगों का, तो 13 3 39 हो जाएगा। यानी कि इनके 2 बेटे हैं और 1 बेटियां हैं जिन टोटल आयु का योग 39 है। तो कहने के परिवार के सभी लोगों की औसत आयु क्या होगी, परिवार के सभी लोग कितने होगा 1 2 और ये 3 बच्चे 5 लोग हो गए। इनका योग कितना है साथियों, योग कर लीजिए, पति का ये, पत्नी का ये और बच्चों का ये, तो साथियों कितना 15 आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा 3 3 6 6 10 यानी कि 115 आ जाएगा। तो इसको साथियों कर लो, 5 दूना 10 हो जाएगा, 1 जाएगा, 5 नया 15 आ जाएगा, यानी कि 23 वर्ष क्या निकलेगा, 23 वर्ष ही साथियों इनका औसत निकलेगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 2 दर्जन केलों का मूल्य 240 रुपए है। ठीक है, 18 नींबू का मूल्य 90 रुपए है। तो कह रहे कि 1 नींबू और 1 केले का मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए 2 दर्जन का मतलब है 24 केले, यानी कि 24 केलों का अगर मूल्य कितना है, 24 केलों का अगर मूल्य साथियों 240 है तो मैं कहूंगा भाई 1 केले का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 केले का भाव क्या हो जाएगा, 1 केले का भाव साथियों 10 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 18 नींबू का साथियों क्या, 18 नींबू का मूल्य अगर कितना बताया गया है, अगर 90 बताया गया है तो मैं कहूंगा 1 नींबू का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 नींबू का मूल्य साथियों 18 पंजे 90 यानी कि 5 रुपए हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों, मैं कहूं क्या कहूंगा, तो 1 नींबू का मूल्य 5 रुपए है, 1 नींबू का मूल्य 5 रुपए है और 1 केले का मूल्य 10 रुपए है। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या होगा भाई, 5 एकम 5, 5 दूना 10 यानी कि 1 अनुपात
1/2 अनुपात होगा और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सातों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं, 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं। अब कोई वो काम कितना है, वो काम मान लीजिए एक काम है, तो उसी कार्य के 3/4। अब देखिए, अब यहाँ पर नीचे पता क्या था, नीचे हमेशा काम आता है, तो उसी काम के 3/4, तो साथियों 3/4 हो गया। 3/4 भाग को कितने पुरुष, मैं कहूंगा साथियों इतने पुरुष, x पुरुष 18 दिनों में करेंगे, तो आपको x का मान निकालना है। ठीक है, अब ये 4 कूद कर ऊपर आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ गया और 4 को साथियों नीचे से आप क्या कर दीजिए, आप साथियों कट कर दीजिए नीचे से, जो कट रहा है वो कट कर लीजिए। 3 एकम 3, 3 छंग 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 20 गुणा 36 आपका हो गया, बराबर ये आपका साथियों x हो गया। ये 6 गुणा 4 जो है ना, ये इसके नीचे आ जाएगा 6 गुणा 4। 4 एकम 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 साथियों 6 पंजे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा साथियों इन दोनों की गुणा हो जाएगी, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा। देखिए कुछ मिस्टेक है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 6 पंजे 30, सही तो है साथियों, हाँ सही तो है। ठीक है, तो साथियों 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 आ रहा है यहाँ पर। तो कोई दिक्कत साथियों आ रही, देखिए जरा, हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी कैलकुलेशन में दिक्कत है, क्योंकि 25 ऑप्शन में आ नहीं रहा है ना, और 5 पंजे 25 आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, फिर से करा लेते हैं। देखिए 20 गुणा 36 ये था, और x और हमने माना था साथियों 18, 3/4। ठीक है, तो इसलिए साथियों 4 आपका ऊपर आ गया था, बिल्कुल ऊपर आ गया था। ठीक है ना, अब फिर क्या हुआ था, अच्छा 3 एकम 3 हो गया, तो ये 6 आ गया था। ठीक है, तो ये 20 गुणा 36 आपका हो गया था, और नीचे आपका 6 आ जाएगा और साथियों 4 आ जाएगा। ठीक है, 6 छंग 36 और ठीक है 4 पंजे 20 हो जाएगा, 5 छंग आपका 30 तो होता है। तो साथियों मैं कहूंगा कि 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस कार्य के 3/4 भाग को कितने पुरुष, मैं कहूंगा 30 पुरुष 18 दिनों में कंप्लीट करेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि किसी पिग्गी बैंक में, कोई भी बैंक है, कह रहे कि 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना है। यानी कि अगर 1 रुपए के सिक्के 5 हैं, तो 2 रुपए के सिक्के 9 हैं और 5 रुपए के सिक्के 4 हैं, ये इनका अनुपात है। और कहने के यदि पिग्गी की बैंक में कुल राशि 860 है, तो उसमें 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे। सवाल बहुत आसान है। देखिए अगर 1 रुपए के सिक्के 5 हैं, तो मैं कहूंगा वो 5 रुपए आपके बनेंगे, यानी कि 5x मान लीजिए बनेंगे। अगर 2 रुपए के सिक्के 9 हैं, तो मैं कहूंगा साथियों वो कितने बनेंगे, कहीं ना कहीं वो 9 दूना 18, यानी कि 18x के रूप में बन जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार 5 रुपए के सिक्के अगर 4 हैं, तो मैं कहूंगा 5 चौक 20, यानी कि 20x आ जाएगा। इन सब का टोटल ये तो लिखा हुआ है साथियों 860 रुपए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 20 और 5 25 हो जाएंगे। 25 और 18 कितने होते हैं साथियों, 35 45, यानी कि 43 आपके हो जाएंगे। तो 43x बराबर 860 आ गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया साथियों 860/43 आ गया। अब जरा इसको अगर आप कट करेंगे तो 43 दूना 86 होता है, यानी कि x बराबर आपका क्या आ गया 20 आ गया। तो आपसे पूछा गया था कि उसमें 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के उसमें साथियों 4 सिक्के हैं, यानी कि 4x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो जब 20x बराबर 20 है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा साथियों 80 हो जाएगा, और 80 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। यानी कि x अनुपात y बराबर अगर 5:8 है, तो 4x यहाँ पर माइनस है, 4x माइनस 3y अनुपात 4x माइनस 7y का मान क्या होगा। चलिए देखिए x का मतलब क्या है 5 है, तो 4 गुणा 5 हो जाएगा, माइनस 3 गुणा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद साथियों 4 गुणा 5 हो जाएगा, माइनस 7 गुणा 8 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। 4 पंजे 20 माइनस 8 24 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, 20 माइनस 24 हो गया ये आपके सामने। चलिए अब अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर 4 पंजे 20 हो गया, 7 8 56 हो गया। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो -4 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर कट करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, अगर बात करें तो ये आपका 36 आ जाएगा, वो भी माइनस का आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। गुणा थोड़ी ना, यहाँ पर तो अनुपात लिखा था ना, तो अनुपात आ जाएगा साथियों। तो 1 और 9 का अनुपात यहाँ पर आ जाएगा। 1 और 9 का अनुपात कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, यानी कि 4 एकम 4, 4 नीम आपका 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो आपको साथियों ये क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। उस